बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर के टॉपिक एमसीक्यू से रिलेटेड आज हमारा 6th वीडियो लेक्चर है और जनरल के टॉपिक से रिलेटेड ओवरऑल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 13th वीडियो लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको मज़ीद चंद एक एमसीक्यूज़ समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछली एमसीक्यूज़ की तरह ये एमसीक्यूज़ भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर की जो फर्स्ट एमसीक्यू है और ओवरऑल 26th एमसीक्यू है उसकी तरफ चलते हैं। कहते हैं द डिस्काउंट गिवन, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फ़ौरन, यानी कि अगर आपने फ़ौरन डिस्काउंट के हवाले से जिक्र कर रहा है। द डिस्काउंट गिवन, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, फौरी अदायगी के ऊपर, इस कॉल्ड, उसको कहा जाता है। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, जो कौन सा वाला डिस्काउंट है, अगर आपको याद हो कि एमसीक्यूज़ जो हम इसी चैप्टर के अपलोड कर रहे हैं उनमें ऐसे ही मिलती जुलती एक और भी ट्रांजैक्शन आई थी, लेकिन उसकी वर्डिंग अलग थी। उसकी वर्डिंग अलग थी कि 30 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर दी जाए तो फिर क्या होगा। अगर आप गौर करें तो वैसे ही ये ट्रांजैक्शन है, वैसे ही ये जुमला है, लेकिन अल्फाज अलग हैं, लिहाजा मैंने इसको अलग से भी आपके सामने इंशाल्लाह ताला आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कह रहे हैं द डिस्काउंट गिवन, ऐसा डिस्काउंट जो दिया जा रहा है ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट। तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे डिस्काउंट को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका है कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो हर खास व आम को मिलता है। हर खास व आम का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा बंदा जा रहा है जो गरीब हो तब भी उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई अमीर जा रहा है तब भी उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा और बताइएगा कि ट्रेड डिस्काउंट कैसा डिस्काउंट होगा। दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट विल बी गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक को ये डिस्काउंट मिलता है। लिहाजा ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ पर जो आपका सवाल के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक नहीं माना जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है क्वालिटी डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ये भी किसी किस्म का ऐसा डिस्काउंट नहीं है कि जिसको अकाउंटिंग के अंदर पर्टिकुलर इसको नाम दिया जाए, लिहाजा सेकेंड वन भी आपका बेकार ऑप्शन है। थर्ड वन जो है, जो कि आपका कैश डिस्काउंट है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके पास, इसलिए क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि इस सूरत में मिलता है और सिर्फ इस सूरत में मिलता है कि वो विद इन डिस्काउंट पीरियड आप उसकी पेमेंट कर दें। विद इन डिस्काउंट पीरियड का मतलब क्या होता है कि जितना टाइम पीरियड आपको आपका सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट हासिल हो जाएगा। इट मीन्स दैट द राइट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली कैश डिस्काउंट। ये आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि सी है आपके पास ऑप्शन। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में कह रहे हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही होगी आपके पास कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स की जानिब से कैश आपको अगर कलेक्ट हो रहा है, मीन इसका मतलब है, याद रखिएगा ये बात कि जब भी कैश कलेक्ट हो रहा हो कस्टमर्स की जानिब से, तो कस्टमर्स बेसिकली कौन होते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी ये बात उनको समझाता रहता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि कस्टमर्स बेसिकली आपके होते हैं वो पार्टी जिनसे आपको पैसा रिसीव करना हो। कस्टमर भी इसी को कहा जाता है, इसी को डेटर भी कहा जाता है, DEBTOR। और याद रखिएगा कस्टमर बोलें या डेटर बोलें, ये दरअसल कौन होते हैं, ये दरअसल अकाउंट रिसीवेबल होता है। वो पार्टी जिससे आपको पैसा रिसीव करना हो, लेना हो, वो आपके लिए कस्टमर या डेटर कहलाता है। उसी को आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं कि आपको उससे पैसा लेना है। कहते हैं कैश कलेक्शन हो रही है, इनके पैसा आपको मिल रहा है। किससे मिल रहा है, कस्टमर से मिल रहा है। मीन उसका मतलब क्या है, नंबर 1 कैश सेल्स। कैश का मतलब है कैश सेल्स। अब इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का आपको मतलब पता होना चाहिए। कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप मर्चेंडाइज फरोख्त करते हैं, बेचते हैं और कैश पर बेचते हैं तो इसका मतलब वो कैश आपको मिल गया। तो कैश सेल से तो इसका ताल्लुक़ नहीं बन रहा है, इसलिए क्योंकि कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि इधर आपने माल बेचा, मर्चेंडाइज या स्टॉक बेचा और हाथ का हाथ यानी कि फ़ौरन आपको उसकी अदायगी आपके कस्टमर की जानिब से मिल जाए, तो कैश सेल्स वाला ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने किसी पार्टी को यानी कि अपने कस्टमर को उधार पे माल बेचा है। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट बाद में करेगा, अभी पेमेंट वो बिल्कुल नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उधार पे माल उसने ख़रीदा और लेकर चला गया। पेमेंट कब देगा स्टूडेंट्स, बाद में पे करेगा। तो क्रेडिट सेल्स भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिक्र आ रहा था जो आपके एमसीक्यू है कैश कलेक्शन हो रही है। थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास सी ऑप्शन, कहते हैं कैश रिसीव्ड। कैश यहाँ पर हासिल हो रहा है फ्रॉम पास्ट सेल्स।
पास्ट सेल्स का क्या मतलब होता है, माजी में आपने सामने वाली पार्टी को माल बेचा था और अब उसके एवज में आपको कैश मिल रहा है। तो अगर तो कैश मिल रहा है तो इसका मतलब वो सी ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा कैश कलेक्शन, यानी कि कैश मिल रहा है फ्रॉम कस्टमर्स की जानिब से। इट मीन्स दैट सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। लास्ट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज यहाँ पर आपका फिट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो नन ऑफ दीज भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कैश रिसीव्ड, कैश आप रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट सेल्स, माजी में जो आपने माल बेचा था उसकी बुनियाद के ऊपर। तो 27 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है सी ऑप्शन। स्टूडेंट्स अब हम जा रहे हैं अपनी थर्ड एमसीक्यू की जानिब, और थर्ड एमसीक्यू में देखते हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है। थर्ड एमसीक्यू में कह रहे हैं कि दीज बेस्ट डिस्क्राइब एज एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, एसेट्स का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मुस्तकबिल में किसी भी किस्म का अगर कोई मुआशी फ़ायदा आपको हासिल हो रहा है तो उस मुआशी फ़ायदा हासिल होने वाली शय को आप बोलेंगे कि वो एसेट है। कह रहे हैं इनमें से आपको ढूंढना है कौन कौन से एसेट हैं। एसेट आपको पता है करंट एसेट्स भी होते हैं, फिक्स एसेट्स भी होते हैं। फिक्स एसेट्स में फिक्स टेंजिबल एसेट्स भी होते हैं, फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। इन तमाम बातों की तफसीलात हम बहुत पहले आपको दे चुके हैं और हमारे इसी चैनल के ऊपर अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आपको पता है करंट एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल, अभी जिक्र भी आया था अकाउंट रिसीवेबल, ये भी एक करंट एसेट है। और अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है किसी पार्टी से आपको पैसे रिसीव करने हैं, लेने हैं, तो इसका मतलब है ये भी करंट एसेट है यानी कि एसेट है, और ये भी करंट एसेट है यानी कि एसेट है। थर्ड ऑप्शन जो है वो असल में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटीज़ को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है। आपका फ़र्ज़ करें बैंक के अंदर एज्यूम करें 1 लाख रुपए था और आपने फ़र्ज़ करें बैंक से टोटल 1.5 लाख रुपए निकलवा लिए हैं। इट मीन्स दैट 50,000 रुपये की आपके लिए लायबिलिटी कहलाएगी जो कि आपको बैंक को अदा करना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये लायबिलिटी भी आपको अदा करनी होगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बैंक को। फिलहाल ये दिमाग में रखिएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली लायबिलिटी होती है जो कि आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और कर्जे को जाहिर सी बात है आपको अदा करना है। इट मीन्स दैट कैश आपका एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल ये भी एसेट है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एसेट तो होता नहीं है, लिहाजा ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैश आपका करंट एसेट है यानी कि एसेट है। नोट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल जो है वो याद रखिएगा एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है सप्लायर यानी कि माल के फराम करने वाले के दरमियान और कस्टमर माल के ख़रीदने वाले के दरमियान। और याद रखिएगा नोट रिसीवेबल ये भी एक एसेट होता है। थर्ड ऑप्शन फिर इन्होंने एक मसला पैदा कर दिया। क्या मसला पैदा कर दिया कि एसेट इसमें शामिल नहीं किया। नाम क्या है, अनअर्न्ड कमीशन। अर्न का मतलब आप जानते हैं कमा लिया, अनअर्न्ड माने नहीं कमाया। याद रखिएगा हर वो चीज़ आपके लिए अनअर्न्ड कहलाएगी कि आप पैसे तो रिसीव कर चुके हो लेकिन अभी आपने उसके हवाले से सर्विसेज ना दी हो, या पैसे तो रिसीव कर लिए हो लेकिन आपने अभी गुड्स फराम ना की हो। गुड्स का मतलब सामान्य तिजारत। इट मीन्स दैट अनअर्न्ड कमीशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कमीशन है कि सामने वाले ने पैसे रिसीव कर लिए हैं एडवांस में, लेकिन उन पैसों को रिसीव करने के बाद अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं। अगर तो नहीं की है तो अनअर्न्ड कमीशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी हो जाएगा। इसका मतलब वो कैश एसेट है, नोट रिसीवेबल ये भी एसेट है, लेकिन अनअर्न्ड कमीशन एक लायबिलिटी आ गई, लिहाजा बी ऑप्शन भी सही जवाब नहीं है। जाते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कैश आपको पता है एसेट है, सही है एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्री का मतलब होता है पहले से, पेड माने पे कर दिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स हर वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रीपेड की हैसियत रखती है कि जिसको आपने एडवांस में पे कर दिया हो। यहाँ पे क्या था, अनअर्न्ड कमीशन में क्या था, एडवांस में रिसीव किया हुआ है, ख्याल रखिएगा ये लायबिलिटी है। लेकिन प्रीपेड का क्या मतलब होता है, एडवांस में आपने पे कर दिया। अगर आपने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में आपने अदा कर दिया, तो अदा करने वाले के लिए याद रखिएगा प्रीपेड की नेचर क्या होती है, एसेट की हैसियत रखती है। एसेट क्यों कहते हैं इसको, एसेट कहने की बहुत आसान सी लॉजिक है कि अगर आपने सामने वाले को एडवांस में फ़र्ज़ करें फ़ीस पे कर दी है, ट्यूशन फ़ीस, फ़र्ज़ करें आप किराए के मकान में रहते हैं, एडवांस में आपने किराया अदा कर दिया है, फ़र्ज़ करें आपने सामने वाले को एडवांस में कमीशन अदा कर दिया है,
किसी भी किस्म का एडवांस में अगर आप किसी को पेमेंट कर दें तो फिर पे करने वाले के लिए एक हक उसको हासिल हो जाता है, एक उसको राइट मिल जाता है कि सामने वाले से वो ये कह सके कि भाईजान आपने जो पेमेंट तो रिसीव कर ली, अब सर्विसेज भी फराहम कर दें, या पेमेंट तो रिसीव कर ली है अब हमें घर में रहने का मौका भी दें, या पेमेंट तो रिसीव कर ली है अब काइंडली हमें पढ़ा भी दें। इन तमाम बातों का मतलब क्या होता है कि प्रीपेड आपका यानी कि पे करने वाले के लिए एसेट होता है। तो प्रीपेड आपका एक एसेट अकाउंट हो गया, कैश वो भी एक एसेट है। थर्ड जो है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल। याद रखिएगा, पहले भी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, हर किस्म का रिसीवेबल जो है वो एसेट होता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब होता है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ कोई दिलचस्पी के नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है सूद। सूद की रकम आपको रिसीव करनी है, इसका मतलब ये हुआ सामने वाली पार्टी आपको इंटरेस्ट की रकम पे करेगी। अगर पे करेगी और आपको रिसीव करना है, अभी रिसीव किया नहीं है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका एसेट हो गया। प्रीपेड खुद भी एक एसेट था, कैश वो भी एक एसेट था। कह रहा था दीज बेस्ट डिस्क्राइब एज एसेट्स। इन ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन मुकम्मल तौर पर एसेट को डिफाइन कर रहा है, बयान कर रहा है? तो वो जवाब है आपके पास सी। डी ऑप्शन को भी देखते हैं, डी में क्या कह रहे हैं? डी में तो कह रहे हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है 29th MCQ। क्या फरमा रहे हैं? दिस अकाउंट इज डेबिटेड। ये अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू रिकॉर्ड करने के लिए। क्या चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए? मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर। स्टूडेंट ये बात बताइएगा सबसे पहले कि सप्लायर आप किसको बोलते हैं? सप्लायर उसको कहते हैं जिससे आपने माल ख़रीदा हो, जिससे आपने गुड्स खरीदी हो या मर्चेंडाइज खरीदी हो। जिससे आपने माल ख़रीदा हुआ है उसी को आपने कुछ मर्चेंडाइज क्या कर दी? रिटर्न कर दी। एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो बेहतर तौर पर आपको समझ में आएगा। एज्यूम करें कि आपने अपने किसी सप्लायर से जो आपको माल फराहम करता है 50,000 रुपये की गुड्स खरीदी। मकसद क्या था आपका कि 50,000 रुपये की गुड्स खरीदेंगे और आगे जाके आप उसको खुद बेच देंगे। 50,000 रुपये में फ़र्ज़ करें 2,000 रुपये का माल ख़राब निकला, तब आप क्या करेंगे? 2,000 रुपये का माल अपने पास रखे रहेंगे? यकीनन नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? उस 2,000 रुपये का माल अपने सप्लायर को आप रिटर्न करवा देंगे। जब 2,000 रुपये का माल अपने सप्लायर को आप रिटर्न करवा देंगे तो याद रखिएगा सप्लायर को कुछ मर्चेंडाइज रिटर्न हो जाएंगे। जैसे ही आपके सप्लायर को आपकी ख़रीदी हुई मर्चेंडाइज में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट रिटर्न हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट आपके सर पे जो लायबिलिटी सवार थी कितने की? 50,000 रुपये की। क्यों? क्योंकि आपने 50,000 रुपये का माल ख़रीदा था उधार पर, उसमें से 2,000 रुपये का माल आपने उसको रिटर्न कर दिया। जब 2,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया तो आपके सर पे जो लायबिलिटी अब सवार होगी वो 50 की नहीं होगी। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अब क्या आएगी? वो टोटल लायबिलिटी आपके सर पर 48,000 की, 48,000 की। What is the reason behind it? Because you have already returned 2,000 rupees merchandise to the supplier. If you have returned the merchandise to the supplier, it means that your total liability will be decreased by rupees 2,000 and now your total liability will be 48,000. Yes, you are correct, not 50,000. 50,000 रुपये की लायबिलिटी अब नहीं कहलाएगी बल्कि 48,000 रुपये की लायबिलिटी कहलाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने 2,000 रुपये का माल ही उसको रिटर्न कर दिया। ये बात बताइएगा कि हमारे पास जो जुमला लिखा हुआ था वो क्या था? दिस अकाउंट इज़ डेबिटेड। इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? बताइए। जब आपने ख़रीदा हुआ माल अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया तो 2,000 रुपये से आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट की बात कर रहे हैं, लिहाजा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी होती है। आप एंट्री क्या बनाते हैं जनरल में? अकाउंट पेबल को आप डेबिट करवाएंगे कितने से? 2,000 रुपये से, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को आप क्रेडिट करवाएंगे। तो ये तो हाथ का हाथ मैंने आपको एंट्री भी बता दी। सेकंड ऑप्शन में क्या कहते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल से कोई लेना देना नहीं है, रिसीवेबल का मतलब होता है आपको पैसा लेना है। थर्ड ऑप्शन है परचेजेज, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि माल यहाँ पे कोई ख़रीदा तो जा नहीं रहा है, ख़रीदा हुआ माल रिटर्न हो रहा है। लास्ट ऑप्शन वो भी गलत है क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आपने माल ख़रीदा है वो रिटर्न हो रहा है। ख्याल रहे यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है दिस अकाउंट इज़ डेबिटेड। ये अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू द सप्लायर। लिहाजा डेबिट थोड़ी हो रहा है कि परचेज रिटर्न। लेकिन अगर फ़र्ज़ करिए यहाँ पे जुमला होता दिस अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? तो फिर सही ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सा हो जाता? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न याद रखिएगा क्रेडिट में चला जाता है। एंट्री क्या बनाते हैं आप? अकाउंट पेबल डेबिट, लायबिलिटी में कमी हो रही है, और परचेज रिटर्न या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, ये पूरा नाम है, उसको आप क्रेडिट करवा देते हैं। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में चूंकि डेबिटेड का जिक्र है लिहाजा अकाउंट पेबल हमने कहा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे क्रेडिटेड का जिक्र आ जाता तो फिर सही ऑप्शन हो जाता आपका क्रेडिटेड की सूरत में परचेज रिटर्न यानी कि डी ऑप्शन। फिलहाल आपके पास ए ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है।
आज की हमारे इस वीडियो लेक्चर की लास्ट MCQ, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है, अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग के जो पूरी तरतीब है, अकाउंटिंग का जो पूरा मेथड है, उसके हवाले से बात किया जा रहा है आपसे, फॉलोड ड्यूरिंग, और उसको आपको फॉलो करना है। एक दफ़ा फिर ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग जो साइकिल है स्टूडेंट्स, उस अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कह रहे हैं कि अकाउंटिंग साइकिल एक पूरा मेथड है, सीक्वेंस है। किस चीज़ का, ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग के जो तरीक़ेकार को आप फॉलो करते हैं ड्यूरिंग, आपको बताना है कितने पीरियड के अंदर फॉलो करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग साइकिल से मुराद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, आपके पेपर में बाज़ औक़ात ये भी सिर्फ सवाल पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग साइकिल, या इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन अकाउंटिंग साइकिल। आंसर पेपर अगर आप उठा के देखेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के, तो जा बजा आपसे अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से सवाल पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल में स्टूडेंट्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो मौजूद होती हैं हमारे पास, उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल लेजर के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसको आप बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ आप क्या काम करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाएंगे, और फिर साथ साथ आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर साथ साथ क्लोजिंग एंट्रीज भी बनाएंगे, और फिर एंड में रिवर्सिंग एंट्रीज बनाई जाती है, और उसके बाद ओपनिंग एंट्रीज। स्टूडेंट्स ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो किस में आ जाएगा, अकाउंटिंग साइकिल में आ जाएगा। और बी केयरफुल, आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए बता दूं, जितने मैंने नाम लिए ये सारे के सारे नाम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के कोर्स में शामिल हैं, लिहाजा सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। और अब क्या कहा जा रहा है, अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ सीक्वेंस। अकाउंटिंग साइकिल एक सीक्वेंस है, तरतीब है, किस चीज़ की, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स की, जिसको फॉलो किया जाएगा। बताएं कितने अरसे में, जाहिर सी बात है 1 साल का अरसा होता है, 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, और 1 साल के अरसे के अंदर सारा का सारा काम किया जाता है, जिन जिन स्टेप्स का भी मैंने आपसे जिक्र किया। बोर्ड पे जो ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं, पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग पीरियड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन, चौथा ऑप्शन है आपके पास 1 आवर। तो जाहिर सी बात है 2 ईयर्स वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर साल के अलग अलग स्टेटमेंट्स बनते हैं। और 1 आवर ये भी बिल्कुल गलत है, 1 घंटे का कोई हिसाब किताब नहीं है। अकाउंटिंग पीरियड सही ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली जो है वो 12 मंथ्स का होता है, 12 महीने का होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो आपके पास ए ऑप्शन वो सही ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन अकाउंटिंग इक्वेशन ये भी गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन आप जानते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको जिन मज़ीद 5 MCQs को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे तमाम MCQs अच्छी तरीके से समझ में आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करवाइएगा। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि माइक्रोफोन की वजह से आपको हमारी आवाज़ किस हद तक बेहतर से बेहतर सुनाई दे रही है। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।